नमस्ते भाई, वेलकम आप सभी को एक बार फिर से फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। मैंने जैसा कि आप लोगों से डिस्कस किया था कि कल मैं आज से एक एक वीडियो 11th, 12th एंड 10th क्लासेस के लिए जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बना के डालती रहूँगी केमिस्ट्री के। एंड उसी सीरीज़ में हम सबसे पहले आज 11th क्लास का वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उससे रिलेटेड हम टॉपिक से बात करेंगे। You can see the name of the chapter is some basic concept of chemistry। तो देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब बेसिकली बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, बट मैं ये कहूँगी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री है। अब हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कई सारे फैक्ट हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लर्न भी करनी होती है। कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझने भी होते हैं, या प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है, या जिन चीज़ों को हम नहीं एज्यूम कर पा रहे हैं, है ना। कई क्या होता है, कई स्टूडेंट सिर्फ चीज़ों को विजुअली एज्यूम नहीं करते, उनको सिर्फ थ्योरिकली पढ़ते हैं। तो जब तक हम इस चीज़ को इसको विजुअली कनेक्ट नहीं करेंगे सब्जेक्ट को, तब तक वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। कई सारे एक्सेप्शंस आते हैं जिसके कारण से हम जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो वहाँ फिर एक्सेप्शन चला जाता है और हमें लगता है कि अरे इसमें बार बार एक्सेप्शन आ रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है। देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे आप हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, आप केमिस्ट्री लें, फिजिक्स लें, है ना, या मैथमेटिक्स करें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उसको आप पूरे पॉजिटिव थॉट्स के साथ स्टार्ट करें। जब तक आप उसको पॉजिटिवली लेके नहीं चलेंगे तब तक वो सब्जेक्ट आपका किसी भी तरीके से कवर नहीं हो पाएगा। सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या चीज़? देखिए अगर 11th लेवल पे मैं बात करूं तो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट मेन 3 ब्रांचेस जो हम पढ़ते हैं 11th 12th में, दीज आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, न्यूमेरिक पार्ट, कैलकुलेटिंग पार्ट, है ना। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू मेटल, मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल्स, एलिमेंट, है ना। और ये जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स की, है ना। ये टॉपिक है 11th क्लास का, बट इसे 12th क्लास वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक बेसिक नॉलेज है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, properties and interaction of matter. Chemists are interested in knowing how chemical transformation occurs. Basically एक सिंपल सी बात है, अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर शेप, देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर केमिकल कंपोजिशंस। कोई भी वो ब्रांच साइंस की जो कि मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में स्टडी करती है, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करती है, वो केमिस्ट्री है, ठीक है। एंड सेकंड टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास द फील्ड इन विच द इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ केमिस्ट्री की महत्व है, ठीक है। तो देखिए वैसे तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। आप घर के किचन में भी जाके देखते हैं तो आपको डिफरेंट कलर की चीज़ें दिखाई देती हैं। हल्दी का कलर येलो है तो क्यों है? क्योंकि उसमें येलो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। मिर्ची का कलर रेड है, किसी भी फ्रूट का कलर जो कलर आ रहा है उसमें वो कलर क्यों है? पिगमेंटेशन के कारण से है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, कोई कॉस्मेटिक चीज़ आप लगाते हैं, वहाँ लिखा होता है आप स्किन पे पहले से टेस्ट कर लें, सेंसिटिव स्किन के लिए वहाँ रेड रैशेस हो जाते हैं, तो उनमें केमिकल्स प्रेजेंट है। तो एक हम बात करें हमारी जो लाइफ है वो पूरी चीज़, चाहे हम इंडस्ट्रियल बेसिस पे बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हम फ्यूल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, वहाँ सब जगह केमिस्ट्री काम में आ रही है। हेल्थ इंडस्ट्रीज़ हैं तो हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि आपको पता है मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, है ना। तो मेडिसिन बनाने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती हैं, या उन कौन सा केमिकल्स किस मतलब जगह जाके किस पर्टिकुलर ऑर्गन पर किस पर्टिकुलर प्रोटीन से रिएक्ट करेगा और क्या फंक्शन देगा, उसके बेसिस पर उस मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सर दर्द है तो आप बुखार की दवाई नहीं ले सकते, है ना। तो एक सीधी सी बात है कि वहाँ इस चीज़ों की
ज़रूरत होती है, केमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो इस बेसिस पे काम करते हैं। दूसरी है इन्वायरमेंट। एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, या हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इन सभी में एक प्रॉपर रेशो में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके के मतलब इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है प्रॉपरली। इंडस्ट्रीज़ में आप फाइबर इंडस्ट्री से लेकर पॉलीमर इंडस्ट्री हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉस्मेटिक में जो भी हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं, लोशन इमल्शन फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो केमिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनमें इस केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ बताई भी गई हैं, जैसे सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं सच एज सिस्प्लेटिन्स एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। तो एक बेसिक सी चीज़ है, एक बेसिक सी नॉलेज है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए हाउ मेनी फील्ड्स इन विच द केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूल में पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, जब रॉक से क्रूड ऑयल निकलता है तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोल को अलग करना, वैक्स को अलग करना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। पैराफिन्स उससे निकाले जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज नेचर ऑफ मैटर। देखिए, ये जो नेचर ऑफ मैटर है, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैटर। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, डेफिनेशन सबने पढ़ी है व्हाट इज मैटर। बट व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। वो कुछ भी जो कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, जिसका कुछ मास है, वो आपका मैटर है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हम 3 फेस में उनको देख सकते हैं। वैसे 5 फेस होते हैं, ठीक है, बट मेन जो जिनकी हम स्टडी करते हैं डेली लाइफ में, दीज आर 3 फेस: solid, liquid and gas. Now what is the difference between them? देखिए, solids are the हम ये कह सकते हैं matter in which intramolecular space are very less and intramolecular attractions are very high. Intermolecular means molecules और particles के बीच में लगने वाला attraction बहुत ज़्यादा है और intermolecular space बहुत कम है ना। So अगर किसी चीज़ में स्पेस बहुत कम है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक फिक्स शेप होगी, उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा। सेकेंडली, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड, सो लिक्विड में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेंगे हम। एज कम्पेयर टू सॉलिड, इन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स देयर इज लेस अट्रैक्शन एंड दे हैव मोर स्पेस। मीन्स स्पेस बढ़ गई है, अट्रैक्शन कम हो गया है, तो थोड़ा सा लूज हो गए हैं, यानी इनकी फिक्स शेप नहीं रहेगी बट वॉल्यूम फिक्स रहेगा। दे कैन टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर। अगर आप सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं, ये सिलेंड्रिकल की शेप लेगा। अगर आप राउंड कंटेनर लेते हैं, ये राउंड की शेप लेगा। फ्लैट कंटेनर लेते हैं, ये फ्लैट की शेप लेगा। वॉट एवर यू आर टेकिंग, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। नाउ लास्ट एंड थर्ड, this is gas. We all know about the gases. Gases particles, आप जहाँ पर अभी बैठे हैं, जहाँ भी बैठ के इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप वहाँ पर फील कर सकते हैं आपकी चारों तरफ एयर है, बट यू कांट सी विद द नेकेड आईज द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। इवन आप उसके वॉल्यूम को भी मेजर नहीं कर सकते, उसकी शेप को भी नहीं देख सकते, उसकी कोई शेप नहीं है। रीज़न, बिकॉज intermolecular space are very high and attraction is very less. Comparatively solid में attraction बहुत ज़्यादा था, liquid में थोड़ा कम हुआ and gas में बिल्कुल ही negligible हो गया। So particle बहुत loose हैं, packing बिल्कुल नहीं है। It means to say, हम ये कह सकते हैं इनकी कोई shape नहीं है, इनका कोई volume नहीं है। Next हम बात करते हैं matter की। सो मैटर के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, बट मैटर का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्लासिफिकेशन में मैटर के अंदर 2 चीज़ में इसको क्लासीफाई किया गया है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो बेसिकली क्या चीज़ है, मिक्सचर कैसे हैं और प्योर सब्सटेंस क्या चीज़ होती है, हम देखते हैं इस चीज़ को। एक मिनट। सो देखिए, सबसे पहले हम मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर क्या है ना, एंड प्योर सब्सटेंस क्या चीज़ है। देखिए, प्योर सब्सटेंस से हमारा मतलब होता है कंपाउंड एंड एलिमेंट्स।
मैं जब 7th क्लास में थी तो मेरी एक टीचर थी जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से इसका डिफरेंस बताया था और आज तक मैं उसको नहीं भूली। मैं होप करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं भी आपको उस लेवल तक जाके बता पाऊँ कि आप उस चीज़ को नहीं भूलें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है एटम। ठीक है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स। जब भी आप दो या दो से ज़्यादा एटम को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो आपके पास बनेगा एलिमेंट। ठीक है, एंड जब एलिमेंट कंबाइन होंगे, जब आप एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? फिक्स्ड रेशो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड रेशो। इस कंडीशन में जब एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन एलिमेंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स। सेम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, तो कंपाउंड में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वेट 2 मिनट, तो मैं स्क्रीन को साफ कर लेती हूँ। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में आपके सामने है NaCl, H2O। NaCl में सोडियम एंड क्लोराइड 1:1 रेशो में है। H2O वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 रेशो में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द कंपाउंड्स आर in which elements are combined in a fixed ratio. 2 and more than 2 elements are combined in a fixed ratio, that is known as compound. So pure substance में ये दो चीजें आ गई। अब बात करते हैं मिक्सचर की। देखिए, मिक्सचर इन द कंपोजिशन ऑफ इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म। देखिए, हम किसी भी उसको, एक तो फिक्स रेशियो नहीं होता, मिक्सचर को मिक्स करते समय कोई फिक्स रेशियो नहीं है। When 2 and more than 2 component are mixed together in any ratio, it is called mixture. जब आप किसी दो कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में मिक्स करेंगे वो कहलाएगा मिक्सचर। अब मिक्सचर भी दो हैं, होमो एंड हेट्रो। होमो मिक्सचर क्या है और हेट्रो मिक्सचर क्या है? देखिए, होमो का मीन्स होता है सेम, यूनिफॉर्म। मीन्स इफ यू आर कंबाइंड, यू मिक्स 2 and more than 2 component and in which you can't see the and you can say that the composition of the component is same throughout the mixture. मीन्स पूरे मिक्सचर में, पूरे सोल्यूशन में कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन सेम है, देन इट इज नॉन एज होमोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड वी आर एडिंग अ 1 tablespoon sugar in which and dissolve it properly, you can see after dissolving you can't see the particles of the sugar with the naked eyes because it is a uniform solution, it is a mixture of water and sugar, that is called that homogeneous mixture. Now the heterogeneous mixture. heterogeneous means होता है, हेट्रो वर्ड ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, यानी कि जिसमें composition of the component are not same in the throughout the mixture. For example, if you are taking a glass of water and adding a 1 tablespoon lime and dissolve it, after dissolving you can see the particles of the lime clearly. Means the composition of component not same throughout the mixture or the solution. You can see the component with the naked eyes. Further, it will be divided into 2 parts, colloidal and फिर से 2 पार्ट में आ जाता है ये। colloidal है एंड आपके पास है सस्पेंशन सॉल्यूशन। कोलाइडल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप खुद भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कोलाइडल में ब्लड है, मिल्क है, सोप सॉल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आइडल, कोलाइडल एंड सस्पेंशन अपने आप में ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर if particle size है, then the solution is known as colloidal solution. But it is not clearly कि वो 1000 तक हो।
देखिए बेसिक सी बात है, थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है क्योंकि 9th में जब आपने पढ़ा था 9th NCERT में जो आपका चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर, वहाँ कोलाइडल सोल्यूशन क्या साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर था, ठीक है। बट जब आप 12th में जाते हैं और सोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ सेम आप कोलाइडल की बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, एंड वहाँ कोलाइडल का साइज है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर ही है। और सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर हो, है ना, वो आपके कहलाते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या मतलब है, 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, जिनको आप किसी और बेसिक चीज से नहीं बना सकते। यानी दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच इज मतलब लाइक यू हैव टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, ऐसा यूनिट इज मीटर एंड सिंबल इज m। मास किलोग्राम, सिंबल इज kg। टाइम सेकेंड, सिंबल इज स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल इज A। टेम्परेचर केल्विन, symbol is K। amount of substance mole and luminous intensity कैंडेला CD, ठीक है। तो ये वो बेसिक यूनिट हैं जिनको आप किसी से नहीं बना सकते। बट अगर आप बात करें दूसरी यूनिट्स की, ठीक है, जो फंडामेंटल्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ क्वांटिटी डेंसिटी की, तो डेंसिटी फंडामेंटल यूनिट में नहीं आएगी। डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी की यूनिट आप बनाएंगे इन फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, है ना। कैसे बनेगी, देखिए डेंसिटी है m/v। m है मास, मास की यूनिट हो गई किलोग्राम, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम है L/B/H, मीन्स किलोग्राम मीटर क्यूब। इसी चीज को आप ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। ये सिंपल सी एक बात हो जाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं, वो 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप किसी और की हेल्प से नहीं डेवलप कर सकते। ये आपको खुद ही लर्न करनी पड़ेंगी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस की बात भी कर लेते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उनमें से एक टॉपिक था व्हाट इज केमिस्ट्री, तो डिफाइन केमिस्ट्री, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। नेक्स्ट मैटर वगैरह के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आता, बट दीज आर द बेसिक नॉलेज जो आपकी पुरानी प्रीवियस क्लासेस से लिंक करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज में, तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड हियर आर डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट। यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन दी हुई है ना। सो सी डेफिनेशन में देखिए, एक तो एग्जैक्ट लैंग्वेज जरूरी नहीं है आप वही रट के जाएं, वही आप लिखें जो आपको डेफिनेशन में दी हुई है ना। आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपको सही लगती है और जिसे आप इजीली वहाँ लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ होती है, ये बात क्लियर है, बट जरूरी नहीं है हमें वही चीज़ लिख के आनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लेंथ की डेफिनेशन है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299 792 458, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, आप इसको पूरा नहीं लिख के आए, आप इसको इतना लिख सकते हैं, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम, बस खत्म। तो ये कुछ आपको यूनिट्स के डेफिनेशन दिए हुए हैं, हालांकि इन पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फिर भी 1 नंबर का क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और इसमें से भी मेन जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वो है मास, केल्विन, टेम्परेचर एंड मूल। इन 3 डेफिनेशंस को आप ध्यान रखें, बाकी अपनी बेसिक नॉलेज के लिए आप इनको लर्न कर सकते हैं। अच्छा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है उससे आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कोचिंग ना जा पा रहा हो उसके लिए हेल्पफुल हो, है ना। और आगे भी हम कंटिन्यूसली जैसे भी मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं 11th 12th एंड 10th के वीडियोस बना के डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।